नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक, बेबाक बात करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। बात चुनाव सम्राट नरेंद्र मोदी जी अब चुनावों में से थोड़े मुक्त हुए। बंगाल जीत लिया, आसाम फिर से जीता, यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी तो वो मतलब जूनियर पार्टनर हैं, मगर साउथ इंडिया में उनको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है और वो साउथ इंडिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, आसमानी सुल्तानी करने के लिए लालायित है। अब आपने औरों को उपदेश करना शुरू कर दिया है कि विदेश मत जाइए, पेट्रोल डीजल यूज न करिए, ये न करिए, स्वदेशी का इस्तेमाल करिए। वहां पर तेलंगाना में जाकर भी बोले, यहां गुजरात में आकर भी बोले, वही बात, वही पुरानी कैसेट वो बजाते रहते हैं और स्वयं एक आध सप्ताह के लिए विदेश यात्रा पर चल देने वाले हैं। वो जाने की जरूरत न होने के बावजूद, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया और उसमें उनको किसी ने पूछा नहीं, उनसे किसी ने राय नहीं ली और जनाब अभी विदेश चले हैं। यूरोप के प्रवास में जाएंगे, यूएई जाएंगे, कहते हैं कि देश के हित में जाएंगे, मगर यहां पर अर्थतंत्र डामाडोल है। ऐसी स्थिति में उन्होंने तमिलनाडु में जिस प्रकार से सुपरस्टार विजय की सरकार को बनने से रोकना, उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े वो राजभवन के मार्फत से, राज्यपाल के मार्फत से करा, फिर भी वो विफल हो गए, क्योंकि राहुल गांधी ने मेरे ख्याल से बराबर नाकाबंदी कर ली थी। तो राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक था। विजय और राहुल गांधी की दोस्ती वहां काम आई और विजय मुख्यमंत्री बनने के बाद में स्टालिन से मिले और वहां की राजनीति वो एक अलग लाइन पर चल रही है। अन्ना द्रमुक में भी विजय के समर्थक काफी हैं। अन्ना द्रमुक भी भाजपा के साथ चुनाव में थी और उसमें भी मेरे ख्याल से टूट के आसार हमें नजर आते हैं। ऐसे समय में केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत मिला, बावजूद इसके उनके मुख्यमंत्री अभी तक तय नहीं हो रहे हैं। ये सब घटनाक्रम के बारे में अजय जी आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। फिर से एक बार आपका सीधू ने सच में स्वागत। अजय जी। जी नमस्कार हरि भाई, आपको और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। और मैं शुरुआत करूं तो इसके पहले एक मैं जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक बात सुनाना चाहता हूं। The person on the street sort of thing. So a huge motivation for the financial reform transformations, the payment system transformation, UPI and other things, was to get money directly, as you know, to just spent a couple of days with him. What was your assessment of him? Well, I mean, look, the guy, he's unique, I would say. 25 years, I was telling Glenn Stevens this, 25 years, and he has not taken a day off. 25 years straight as either chief minister in Gujarat or prime minister, not one day off. Every weekend he is out, like you, François Philippe, every weekend he's out campaigning. He gets 250,000 people at his rallies, you get 25. तो समझ गए आप कि 25 साल से वो सिर्फ एक ही चीज में बिजी है, कैंपेनिंग में, चुनाव में। तो अब आप समझ लीजिए, वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे हो या प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हो, ये बात कनाडा का जो है प्राइम मिनिस्टर भी कहता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा ध्येय चुनाव जीतना है, देश
जाए भाड़ में, कोई लेना देना नहीं। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक दिन पहले जो है उन्होंने कहा कि भाई सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल की बचत करो, गैस की बचत करो, ये करो वो करो। कोई भी आदमी अफरात कुछ नहीं खर्च करता है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, या किसी के पास इतना फालतू पैसा भी नहीं है, वक्त भी नहीं है, दोनों चीजें। कि अब आप सोचिए, हम ही आप जब बैठते हैं तो कई बार डिस्कशन होता है, इतने बजे, अच्छा इतने बज के इतने मिनट पे बैठ जाए, इतने मिनट पे बैठ जाए, यानी इतना टाइम ही नहीं होता है। तो साहब कौन जाके फालतू घूमेगा? देखिए, बच्चों की बात छोड़ दीजिए, टीनेजर्स की बात छोड़ दीजिए, शेष तो नहीं कोई आदमी फालतू घूमता है। ना आप घूमेंगे ना हम घूमेंगे। और क्यों घूमे भाई? उसके बाद में गैस जला के क्या ऐसे ही छोड़ देती हैं घर की औरतें? वो तो और बचाती हैं कि नहीं नहीं, कितना कम से कम खर्च हो किचन को, वो तो मेंटेन करने के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, मैं जो समझता हूं। अब उसके साथ साथ आप इसी तरह से दूसरी चीजों में देख लें, आज आदमी के पास में ये स्थिति है कि वो 1.5 लाख रुपए तोला 10 ग्राम का सोना खरीदेगा। तो आदमी सोचता है यार थोड़ा और सस्ता हो जाए तो खरीद ले, देखो यार इतने का था। वो तो यही देखता, अच्छा हमने तब खरीदा था तो कांग्रेस के समय में 26,000 रुपए में मिला था, अब इतना महंगा है तो इसको कैसे करें, चलो इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, इसमें ऐसे ऐसे करके करा लेते हैं। और ये का तो रिसाइकल करा रहा है। सोना कौन खरीद रहा है? वो खरीद रहा है जिसके पास में बहुत डिफरेंट टाइप का की मनी है। नंबर 1, कौन ये बर्बादी कर रहा है? जिसके साथ गाड़ियों के काफिले चल रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, ये कौन कर रहा है? साहब नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। और उसके बाद में जो वीआईपी कल्चर कहते थे, वो सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर ये यूज कर रहे हैं जिसमें सारा डीजल पेट्रोल सब कुछ खर्च हो रहा है। जब देश इतने गंभीर संकट में है, उस समय एयर शो करने की जरूरत क्या थी? उससे क्या हो गया, क्या बदल गया, क्या देश का भला हो जाएगा? नहीं होगा। तो साहब शोबाजी करेंगे। अब उस शो का क्या नतीजा हो रहा है? उसमें क्या 3-4 दिन प्रैक्टिस में ईंधन खर्च होगा, और उसके बाद जिस दिन फाइनल होगा उस दिन होगा, लास्ट डे जिस दिन उसे जाके जहां जहां के स्टेशन से आए हैं वहां जाएंगे, वो तेल खर्च होगा। भारी भरकम खर्च आता है। तो अब आप ये देखिए, इस तरह के शो करने का क्या मतलब? आप याद करिए 9 मार्च 2026 को संसद परिसर में भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि पश्चिम एशिया का यह संकट बहुत गंभीर है, हमारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है, यदि हम इसमें व्यवस्थाएं कर सके तभी कुछ ठीक होगा, नहीं तो हम बुरी स्थिति में फंस जाएंगे। साहब प्रधानमंत्री को कोई नहीं, फिर उन्होंने 12 तारीख को यही बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई होश नहीं। क्यों? साहब चुनाव चुनाव चुनाव। अब फर्जी अपनी विश्वगुरु बनने की छवि। विश्वगुरु तो नहीं बन पाए, कोई दुनिया में नहीं कह सकता, बस इनके भक्तों के अलावा। तो अब आप सोचिए, कोई फिक्र नहीं आई 2 महीने, एग्जैक्ट 2 महीने बाद इन्हें फिक्र आती है कि नहीं भारत में बड़ा आर्थिक संकट हो रहा है, भारत में हो रहा है। आर्थिक संकट क्यों हो रहा है? 12 साल से सरकार किसकी है? देखिए, आज वो दौर नहीं है कि देश को आजाद हुए कुछ ही वक्त हुआ है या थोड़ा ही वक्त हुआ है, देश बड़े गंभीर उसमें है, भारत में अभी अनाज की भी कमी है, भारत में संसाधनों की कमी है, पैसा नहीं है, ये है, ये वो अब देश नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी घोषित करते हैं कि हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैं नहीं कह रहा। हालांकि 2000 यदि आप याद करेंगे तो 13 में सर्च कर लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में ही हम हो गए थे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और ये उस समय का है। और आज ये स्थिति है कि नरेंद्र मोदी जब ये घोषित करते हैं तो आता है भाई ठीक है, हम मान रहे हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हैं, हम मान ले रहे हैं। तो यदि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो हमारा संभल क्यों नहीं रहा? क्यों इस देश में के लोग, आम लोग कर्ज में फंसते जा रहे हैं, पर्सनल लोन में फंसते जा रहे हैं, अपने कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं,
किसान कर्जदार होकर आत्महत्या कर रहा है, हर आत्महत्या करने वाला तीसरा व्यक्ति अकुशल मजदूर होता है। तो आप सोचिए, अनियोजित क्षेत्र का वह मजदूर आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है। ये सब इन्हीं के समय में तो बढ़ा है। और उसके बाद में अपराधों के भी जो आंकड़े, इन्हीं के आंकड़े से बात कर रहा हूं, वो आंकड़े बताते हैं जितने भाजपा शासित राज्य हैं वहां रेप, गैंग रेप और ये सबसे ज्यादा पूरे देश में हो रहे हैं। रेप करने वाले भाजपा ही निकल रहे हैं, कोई और नहीं निकल रहा। तो यह अपने आप में संदेश है कि नरेंद्र मोदी ने देश का बेड़ा गर्क किया है, अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का काम इन्होंने किया। जो अर्थव्यवस्था मजबूत करके गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस अर्थव्यवस्था पर पहला कुल्हाड़ी चलाई इन्होंने नोटबंदी के जरिए। और खुद इन्हीं की आरबीआई आंकड़े देती है कि 99.6% पैसा आ गया, यानी ब्लैक मनी तो कहीं था ही नहीं। और ब्लैक मनी जिसे वो स्विस बैंक के अकाउंट्स में कह रहे थे, वो तो तब से करीब करीब अब जो हम आज आप बात कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, करीब करीब 8 गुना बढ़ चुकी है। सही बात है। तो वो बढ़ गई तो ब्लैक मनी भी बढ़ गई, वो कंट्रोल नहीं हुआ। क्या कहा था इसके जरिए? आतंकवाद पे वार। तो साहब, आतंकवाद की यह स्थिति हो गई कि कश्मीर और दूसरी जगह पुलवामा, पठानकोट, उरी और ये सब तो छोड़ ही दीजिए, लाल किले पे आकर के विस्फोट होने लगे, लाल किले पर आकर के ये घटनाएं होने लगी। वो भी नहीं। इनके अंधभक्त जो हैं वो ये कहते हैं, वीडियो रिलीज करते हैं कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है आतंकी हमले ज्यादा होते हैं। हालांकि इनके समय में आपने जो गिनाए वो तो बहुत कम थे, मगर और भी ज्यादा हमले हुए इनके समय में, वाजपेयी जी के समय में ज्यादा हुए। आज तक मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं, आतंकवादियों को छोड़ा किसने? बीजेपी ने। कभी कांग्रेस की सरकार ने नहीं छोड़ा, एक भी आतंकी नहीं छोड़ा। कांग्रेस की सरकार ने रात को कोर्ट खोल करके आतंकी को फांसी दी थी। इन्होंने आतंकी को बचाने के लिए कोर्ट खुलवाया। आप देखिए, दोनों का अंतर देखिए। कांग्रेस कोर्ट खुला के रात को फांसी दे देती है, और ये कोर्ट खुला के फांसी से बचाने का काम करते हैं। दो चीज। ये आतंकवादियों को छोड़ते हैं, कांग्रेस उन्हें गिरफ्तार करती है। कांग्रेस पूरी दुनिया के सामने डोजियर रखती है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। इनके रहते पाकिस्तान को आतंकवादियों वाली लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। सही बात। इनके समय में ऐतिहासिक तौर पे आतंकी घटनाएं हुई। आप देख लीजिए, इन्हीं का डेटा देखिए, किसी और का नहीं। तो कुल मिलाकर के इन्हीं का डेटा जब ये बता रहा है, ये सारी घटनाएं हो रही, इवन आके लाल किले तक पे आके लोग कर गए। जो आज तक भारत के ऊपर कलंक है, जो संसद के ऊपर हमला हुआ, कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ था, इनकी सरकार में हुआ। कांग्रेस की सरकार में जो बॉम्बे में हुआ था, वो जो मुंबई वाला अटैक, वो आप देखिए एक कमर्शियल होटल के उनमें हुआ था, जहां कॉमन लोग जाते हैं आते हैं, और वहां की सुरक्षा पुलिस के हाथ नहीं होती है। वहां की सुरक्षा हाथ में होती है इनके, वहां की लोकल। वहां पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था उसमें। वही तो मैं बता रहा हूं, फिर भी कांग्रेस ये करती थी। और जो वो आतंकी आया था, वो गुजरात के ही रास्ते आया था। तो गुजरात के रास्ते आने का राह किसने दी थी, यह आज तक रहस्य है। और कांग्रेस ने हर आरोपी को गिरफ्तार भी किया, फांसी भी चढ़ाई, और जो बाहर थे उनको भी गिरफ्तार करवाया था। ये कांग्रेस ने ही कराया था। इनके समय में सारे फरार हैं, आज तक पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। तो यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि असल में नरेंद्र मोदी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये आतंकवादियों को पोषित करती है। एक चीज तो इन्होंने कहा था, आतंक पर वार, वो आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई।
और उसी का नतीजा है पहली बार भारत के इतिहास में सेना के सैन्य उसका जो वहां क्षेत्रीय मुख्यालय था पठानकोट में, उसमें 3 दिनों तक उन्होंने कब्जा करे रखा आतंकियों ने। ये भारत के लिए शर्म की बात। और ये सब आईएसआई को बुलाया उन्होंने, आईएसआई को जी बुलाया पहली बार। जी, परमिट किया, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान छत्तीसिंहपुरा में 35 सिखों को मार दिया गया था। आज तक उसका कोई वो नहीं है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये भी ये करेंगे और फैलाएंगे झूठ। अब आता हूं इसके बाद, तो आतंकवाद नहीं रुका। इन्होंने कहा था ये नशे पर वार है। आप देख, तो काला धन, नशा, आतंकवाद, तो आतंकवाद भी नहीं रुका, काला धन भी नहीं वो हुआ, और नशा आज देश के कोने कोने में पहुंच गया है। और नशा आता कहां से साहब? आपके गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से जो पकड़ा गया, आप खुद देख लीजिए, आप ही के तट है। वहां तो सालों साल से 30-35 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं। तो आपके ही रास्ते से क्यों ये सब हो रहा है? और देश का युवा नशे का शिकार हो रहा है। तो साहब ये इनका महान योगदान है। इसके बाद में शीश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, यही कहते थे ना। और स्थिति ये हुई कि देश को भी झुका दिया, शीश भी झुका दिया। और ट्रम्प हालत और ये है जिनपिंग। कि एप्स्टीन फाइल के जरिए जो बहुत हुआ नारी परवार, तो यार नारी छोड़िए, बच्चियां भी नहीं छोड़ी इन्होंने, छोटी छोटी बच्चियां नहीं छोड़ी। तो उस तरह के जो कैरेक्टर के लोग हों, उनसे आप देश सुरक्षित हाथों में समझ रहे थे। अब इसमें और सबसे बड़ी बात, आज जब देश इस गंभीर संकट से जूझ रहा है और नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं कि ये करना चाहिए, उस वक्त में आप देख लीजिए, उस वक्त में रसिया से मंगाई गई थी एलएनजी, यानी जो लिक्विड गैस है, और जो गैस जो हम लोग यूज करते हैं गैस का संकट, दूसरे संकट दूर करने के लिए। हालत यह हुई कि वहां से 2 टैंकर जो वो है लेकर के आ रहे थे। मैंने इसको पोस्ट भी किया है एक उसमें सोशल मीडिया पे, यदि आप देखेंगे तो मैंने एक्स पे भी पोस्ट किया है, दिखा देता हूं आपको पूरा डिटेल समेत। मैंने कि ये देखिए, नक्शे समेत मैंने पोस्ट किया है जी। और इसमें मैंने किया है कि ऐसे समय में जब भारत में खाद्य जो उर्वरक संकट है, फर्टिलाइजर संकट, एलएनजी के और दूसरे तमाम सारे उद्योग बंद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी बुरी स्थितियां हैं, तब 60,000 टन एलएनजी लेकर के रूसी जहाज आ रहा था, भारत मंगाया गया था, ऑर्डर दिया गया, और ये ऑर्डर जो है अप्रैल में दिया गया, वो लेके आ रहा था। और ये लेकर के जो भारत में महाराष्ट्र का वो है उस पे पोर्ट पे आ रहा था, एलएनजी के पोर्ट पे, ये अप्रैल में कुनपेंग से चला था और बाल्टिक बंदरगाह पोर्ट से चला था भारत के दाभोल एलएनजी टर्मिनल के लिए। और साहब यहां पहुंचा जब, तो भारतीय जो खरीदार मतलब सरकार, उसने तत्काल जो है मना कर दिया। क्यों? कहा साहब हम नहीं लेंगे, क्योंकि अमेरिका ने डांट दिया है, अमेरिका अब ये डायरेक्शन आ गया है कि नहीं, आप नहीं लेंगे। और यानी ये हम जहाज अमेरिका की कॉलोनी है क्या? हम अमेरिका के नहीं पिट्ठू है। है क्या? यस, हम उनकी कॉलोनी बना दिया है नरेंद्र मोदी ने, यही मैं कहना चाह रहा हूं। और इसको कर दिया अमेरिका के डर से। सब शब्द मैंने लिखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं हवाई ने और नरेंद्र मोदी को टैग किया है, ये भी नहीं कह सकते कि आप नहीं, मैंने टैग करके लिखा जी। तो राहुल गांधी को भी टैग किया है, नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है, खड़गे जी को भी टैग किया है। तो मैं ये कह रहा हूं, और यदि गलत है तो साहब मेरे ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। तो वहां से आया और ये आज ये स्थिति, फिर इसे वापस जाने के लिए था, तो सिंगापुर के आसपास ये भटका हुआ है जा। अब आप सोचिए, इसके बाद आप कहते हैं, तो ये सरेंडर होने का उदाहरण है स्पष्ट
कि आपको देश से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप साहब कह देंगे कि आप ये कर लो तो वो है, और इस तरीके से जनवरी में जो जिस तरीके से कहा गया था भाई सारी चीजें कि आप ये करेंगे ये नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी सौदा कराए और उस सौदे का भुगतान भारत कर रहा है नहीं, क्योंकि भारत को हार्मुज के बंद होने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। रसिया से हम तेल भी लेते हैं और वो भी लेते हैं, और दुनिया से 40% सस्ते में हमें मिल रहा, यानी दुनिया में सबसे सस्ता तेल भी, सस्ती गैस भी मिल रही। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के डर के कारण, कांपने के कारण, शीश नहीं झुकने दूंगा सरकार, और उस सरकार के लिए उन्होंने यह कर दिया। ये देश के लोगों के साथ धोखा है। अब एलएनजी से आप देखिए, आपके यहां के ही गुजरात के करीब 5000 उद्योग इसी से चलते हैं। उन पर क्या प्रभाव होगा आप समझ सकते हैं। किसानों के फर्टिलाइजर, कई उद्योग बंद हो गए। मैं यही तो कह रहा हूं, फर्टिलाइजर्स का होता है, उसमें जरूरत होती, बिना उसके नहीं हो सकता है। आप सोचिए इतने उद्योग बंद होंगे, किसानों को खाद नहीं मिलेगी और चीजें नहीं होंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि उद्योग बंद होंगे तो भाई साहब वो होगा जो थोड़ा थोड़ा चलाएंगे वो भी छटनी करेंगे, तो बेरोजगारों तो यो बर्बाद किया है नरेंद्र मोदी ने। और सोने का एक और सुन लीजिए, इसके बाद खत्म करता हूं इस बात को जी। सोना क्यों हो रहा है, आप इसमें बहुत ध्यान से देखिए। मैं इसको लेकर के आपको बताता हूं। बैंक ऑफ इंग्लैंड वो वर्ल्ड की का सबसे सोने का दाम बैंक ऑफ इंग्लैंड तय करता है, और न्यूयॉर्क की बुलियन मार्केट, ये दोनों मिल करके सोने का दाम तय करते हैं। सोने का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? चाइना। चाइना लगातार सोना खरीदता है, क्योंकि वो चाइना जान रहा है ये कागज के सिक्के कभी भी नोट आउट किए जा सकते हैं, डिजिटल मनी कभी भी ब्लॉक की जा सकती है, लेकिन एक ही चीज है जो कोई नहीं छीन सकता, जिसकी कीमत कोई नहीं ले जा सकता, वो है सोना। जी। तो सोना और चांदी दोनों चाइना ने वो करना शुरू कर दिया। अब मैं यहां आ रहा हूं, ये डीप स्टेट का खेल है। डीप स्टेट, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, खेल ये है कि पावर शिफ्टिंग चाइना की तरफ हो रही है। जी। क्योंकि डीप स्टेट के जो प्रमोटर्स हैं उनका बेनिफिट चाइना से है, क्योंकि चाइना एक जमाने में अमेरिका था, अब चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हो गया है, उत्पादन के मामले में उसका कोई सानी नहीं। अब तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि चाइना के पास इतनी ताकत रहे। अब नरेंद्र मोदी को डायरेक्शन आया, सोने से भारत को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यदि हमारा पैसा जा रहा था तो सोने में आ रहा था, कभी भी हम सोना लेकर के उसको हम अपने आप को डॉलर से और ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है। अब नरेंद्र मोदी ने जो गेम किया वो गेम समझिए। चाइना के साथ में अभी 1 मई को चुनाव के दौरान, बाकी सब में चुनाव में व्यस्त थे, गैस तेल किसी के भी संकट से निपटने की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन एक चिंता थी कि चाइना का निर्देश है कि हमारी कंपनियों को तत्काल एंट्री दीजिए और बगैर किसी लाइसेंस के दीजिए। तो 1 मई 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी होता है फेमा का कि चाइना की कंपनी, आप गूगल कर लीजिएगा, चाइना की कंपनी भारत में बगैर किसी लाइसेंस के 10% जो है भारत की ओन्ड कंपनी के साथ आकर के निवेश कर देगी। अब आप ये खेल समझिए, असली निवेश तो वो असली कंपनी तो होगी चाइना की, भारत का व्यक्ति सेल कंपनी बनाए, उस कंपनी में चाइना का 10% आएगा, असलियत में वो चाइना की होगी, और उसके जरिए भारत के पूरे मार्केट पे कब्जा करना है।
इसकी परमिशन बगैर किसी लाइसेंस के ये कर सकता है, ये दे दी। जो कहते थे चाइना ये चाइना वो, अब ये देखे चाइना तो नाम नहीं ले पाता है जब से ये प्रधानमंत्री बना है। दोनों का नाम नहीं ले पाता, ट्रंप का और शी जिनपिंग का। वही इसीलिए कह रहा हूं। अब आइए आप, तो चाइना को यह परमिट कर दिया गया। अब आप खेल देखिए, एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, याद करिए, उसमें था कि कैसे जो इसका पार्टनर है वो चाइनीज हांगकांग का है, ठीक है, याद आ गया आपको? जो Yes. इसका मेन पार्टनर जी, उसके जरिए ही ये सेल कंपनियां बनाता है, और फिर कैसे कैसे व्यापार होता है, चाइना का माल यहां से रूट होके यहां से ये ऐसे आता है, ठीक है। पोर्ट इनके हो गए, एयरपोर्ट इंटरनेशनल पोर्ट्स ये सब हो गए, तो सारा इनका खेल वहां से चुपचाप चल रहा है। वहां पे सुरक्षा के मामले में भी इन्हीं को अधिकार दे दिए गए। तो ये आपके सामने। अब आइए कि ये उसके जरिए सारा खेल कर रहा है। तो अब ये हुआ कि इंडियन बुलियन मार्केट पे अडानी को कब्जा कराना है, और कब्जा करना है। अडानी, हाँ, तो अडानी आपके पूरे इंडियन बुलियन मार्केट का बेताज बादशाह हो जाएगा। सारा सोना उसके पास जाना है, और उसके जरिए ये पूरा गेम होना है। तो अब भारत यदि खरीदना कम कर देगा या नहीं खरीदेगा, तो ऐसी स्थिति में एकदम से मार्केट डाउन आएगी, क्योंकि सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 में 5वें नंबर का था, आज सेकेंड नंबर पे। चाइना सेकेंड नंबर पे था, आज वो फर्स्ट नंबर पे। तो अब वो सोना जो नहीं खरीदा जाएगा वो होगा, तो उससे प्रॉफिट किसको होगा? चाइना में जाएगा। चाइना भंडारण कर रहा है, तेल का भी, उसका भी, गैस का भी, ये आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा जी। तो अब आप सोचिए, सोना भी उसके पास हो गया, ये भी हो गया, तो दुनिया की ताकत क्या है? दो ही चीजें ताकत, सोना और एनर्जी। और जिसके पास ये तीसरा होता है अनाज, जिससे आदमी रोटी खाता है। अब भारत के अनाज के उद्योग पर भी अडानी का कब्जा कराना चाहते थे। आपने याद होगा, किसान आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, तीन लॉ बनाने चाहते थे, वो नहीं कर पाए। तो अब देखिए, एलएनजी आएगी नहीं पूरी पर्याप्त, तो साहब आपको क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसी करिए, नेचुरल में जाइए, इसमें जाइए। नेचुरल में प्रयोग हो चुके हैं कई देशों में। श्रीलंका में हमने देखा है कितनी बुरी हालत है। मैं उस समय गया था वहां की स्टेट विजिट पे, तो इसलिए मुझे पता है। आप ये समझ लीजिए कि हालत ये हो जाएगी कि यहाँ का कृषि उद्योग बर्बाद हो जाएगा, और यहाँ का किसान मरने लगेगा, बेच बेच के भागने लगेगा। उसको उठाएगा कौन? अडानी अंबानी। पैसा देखिए ना, आप सोना खरीद सकते हैं बहुत ज्यादा ना, चाहे जितना सस्ता हो जाएगा तब भी आप कहेंगे चलो अच्छा भाई 100 ग्राम की 10 ग्राम की जगह 100 ग्राम ले ले, इससे ज्यादा की औकात तो नहीं है। लेकिन टनों में कौन खरीदेगा? अडानी खरीदेंगे, अंबानी खरीदेंगे, उनके जैसे कुछ और लोग खरीदेंगे। और वो फिर कहां क्या कैसे जाएगा, कैसे रूट करेगा, वो तय करेंगे। एक चीज इसी तरीके से जब जमीनों और इनमें ये फंसेगा, आपको पता है इससे न कुछ उपज हो रही, न कुछ हो रहा है, सब बर्बाद है, तो आप भी कहोगे भैया किसी तरह घर चले, कुछ चले, रोटी चले, छोड़ो यार ये छोड़ो, इसकी बजाय ये पैसा बेचते हैं, ये कर लेते हैं। खेत गरीब किसान बेच बेच के भागता है बेचारा, मजदूर बन जाता है उसी अपने ही खेत में। सही बात। ये उदाहरण आपके यहाँ भी मौजूद होंगे, हमारे यहाँ भी मौजूद जी। तो इसके जरिए ये खेल करने का, तो इस तरह से इन्होंने पूरी मार्केट का ये पूरा खेल खेला है इसके जरिए, और कुछ नहीं। हमें तो अजय जी, हमें तो ये लग रहा था कि विजय की सरकार बनी और विजय ने सबको सोना देने का वायदा किया था, इसलिए विजय को सोना न मिले
इसलिए ये सब खेल है। मगर आपने तो विस्फोटक बातें बनाई, आपने तो रहस्योद्घाटन कर दिया कि ये बुलियन मार्केट पर कैसे कब्जा करने का इनका इरादा है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि इसीलिए कहता हूं कि लोग क्या है, फौरी चीजें देख रहे होते हैं। अब चूंकि आप पर्सनली आप जानते हैं मेरा अध्ययन किस लेवल का है, कहां पे है, इसलिए आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आम आदमी तो नहीं समझेगा, और मैं इतना लाइमलाइट में रहना पसंद भी नहीं करता हूं। तो स्वाभाविक सी बात है, डीप स्टेट की बार बार इसीलिए तो बात करता हूं। ये सरकार नहीं है, ये डीप स्टेट है। डीप स्टेट चला रहा है भाई, उसके डायरेक्शन पर चल चला रहा है। मोदी नहीं, डीप स्टेट चला रहा है। मोदी उनका नुमाइंदा है। यस, तो उन्हें डीप स्टेट को लोकतंत्र पसंद नहीं है। डीप स्टेट को इस्टेब्लिश जो वास्तविक धर्म ग्रंथों से चलने वाले धर्म पसंद नहीं है। वो चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, कोई धर्म, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस्लाम कुरान से चले। वो चाहेंगे इस्लाम जो रची गई बात की चीजें हैं उनसे चले। वो देखिए पोप के हिसाब से चले इस्लाम, वो ईसाइयत नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे पोप से अतिरिक्त चले, उस बाइबल पे नहीं चले। और इसी तरीके से भारत के वेद वेदांग उपनिषद से धर्म, हिंदू धर्म ना चले, बल्कि ये रची गए जो महाकाव्य कहलाते हैं उन महाकाव्यों से और उसके बाद में रची गई तमाम ड्रामे से चले। तो कुल मिला के वही किया जा रहा है। तो अब आप विजय की जो सरकार बनी, विजय की सरकार ये नहीं चाह रहे थे। कांग्रेस चूंकि उस लेवल के उनके पास लोग हैं जो समझ रखते हैं, वो राहुल गांधी के पास में जो थिंक टैंक है वो बहुत नॉलेज वाला है। तो स्वाभाविक सी बात है, कई खबरें लगी कि किस तरह से ये वहां पर परोक्ष तौर पे सरकार कब्जा करना चाहते, उसके जरिए एंट्री। तो उसे रोकने के लिए जरूरी था कि तत्काल समर्थन की करिए, नहीं तो नैतिक बल नहीं आएगा और फिर कोई और साथ नहीं देगा। तो पहल तुरंत कांग्रेस ने की। उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में सीपीआई भी आई, सीपीआईएम भी आई, वो बीके क्या है, वो भी आई, वीसीके भी आई, और मुस्लिम पार्टी भी आई, और जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी आई। तो ये क्या है, इससे उनका बहुमत बनने की स्थिति आ गई। आप देखिए, विजय जैसे ही ये किए वैसे ही वहां की हाईकोर्ट, आपके धर्माधिकारी ने ऑर्डर किया कि विजय के खिलाफ तुरंत हाईकोर्ट क्रिमिनल केस लिस्टिंग कर दे। मतलब सोचिए, जब तक वो नहीं जीते थे तब तक नहीं कह रहा था, जैसे ही कांग्रेस के समर्थन की बात आई वैसे ही तुरंत वो कर दिया। आप बताइए, इलेक्शन पिटीशन दायर होती है, सालों साल चलती है, चुनाव दोबारा हो जाते हैं, डिसाइड नहीं हो पाती। वहां उनके एक विधायक के खिलाफ एक पिटीशन आई और वो पिटीशन संडे को हाई कोर्ट खोल के सुनवाई हो रही। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने जिस तरह से साजिश रची थी, राहुल गांधी ने वो साजिश इनकी तोड़। मगर एक और सवाल तो बनता है, अभी केरल में राहुल गांधी की पार्टी को बहुमत मिला, बावजूद इसके वहां पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पा रहे? उसके पीछे भी वजह है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी वजह है। वो स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं हुआ वो बनाने में सीएम, और कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो वहां कोई राहुल गांधी से इतर जाने की स्थिति में, क्योंकि वहां जो पूरा बहुमत है वो जहां राहुल गांधी कहेंगे वहां खड़ा होगा। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? पहले वो चाहते, एक तो विजय के लिए वो बिजी थे, विजय का सारा मैनेज करा के सरकार बनवा दी। इनका वो होने दीजिए, क्या नाम है, बहुमत साबित होने दीजिए। इस बहुमत के साबित होने के तुरंत बाद ही केरल की कांग्रेस का कौन सीएम होगा केरल में, आपको वो भी रिजल्ट मिल जाएगा। ये स्ट्रेटजी के तहत है, क्योंकि बीजेपी अपने सीएम बना ले, सब हो जाए, इसके बाद कांग्रेस करेगी। कांग्रेस में कहीं कोई इसको लेके
कुछ भी नहीं। देखिए डिमांड होती है, हर एक की होती है, आपकी भी होगी, मेरी भी। हम दोनों लोग इत्तेफाक से एडिटर रहे हैं। और आप एक चीज देखिए, जब रिपोर्टर होते थे या सीनियर रिपोर्टर होते थे या हम लोग पहुंचे, तो एक ही चीज होती थी कि मैं भी एडिटर बनूं, मैं भी एडिटर बनूं, मैं चीफ एडिटर बनूं। भाग्य से मुझे दोनों मौके मिले। अब आप एक चीज देखिए, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी ही चाहिए, लेकिन विद्रोह की तरह से नहीं होना चाहिए। तो वहां किसी ने कोई विद्रोह नहीं किया, कहीं ये नहीं किया कि हम ऐसे, वो उनके लोगों ने डिमांड करी कि हाँ भाई ये सीएम बने, तो ये होता है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि पर्ची से सीएम निकल आए, डायरेक्शन हो जाए, निर्देश हो जाए। ये लोकतांत्रिक, जहां पर भी लोकतांत्रिक तरीका होगा वहां चर्चा से बेस्ट निकालने की कोशिश होती है, और वही कांग्रेस कर रही है, और मुझे लगता है बेस्ट ही होगा। जी, मैं अंतिम सवाल करूं आपसे, कल विजय के लिए विश्वास का मत लेना है, क्या स्थिति निर्माण हो सकती है? मैं इसीलिए आपको बोला जब आपने केरल का सवाल किया, कल विजय का बहुमत साबित हो जाए सदन में, इसके बाद कांग्रेस अपने काम में लगेगी, क्योंकि उसे यहां तो सुरक्षित है सब, जहां असुरक्षित है वहां कांग्रेस इस समय मेहनत करनी पड़ रही है, चीजें निगाह रखनी पड़ रही है, और वो निगाह छोटे स्तर पे नहीं हो सकती। वहां के विधायक दल ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, तीनों लीडर जिनके नाम चल रहे हैं उन सबसे भी चर्चा हो गई, और उसके बाद में फाइनल स्टेज पे सिर्फ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठ के हाँ कह देना बस। जी, तो कोई समस्या नहीं, बस इसीलिए है क्योंकि इसको कर दिया जाए। जी अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन किया। बुलियन मार्केट पर कब्जा करने का इनका इरादा जो है, मेरे ख्याल से और किसी ने ये बात नहीं कही, आपने कही, और लोगों की आंखें, मेरे ख्याल से वो पट्टी बांधी हुई थी, वो शायद अब उनको समझ में आएगा कि इनका इरादा क्या है। अर्थतंत्र खड्डे में जा रहा है, और ये खेल मेरे ख्याल से डीप स्टेट का चल रहा है। ऐसे समय में आपने जो हमें, हमारे दर्शकों को अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।